हेलो बच्चों, तो हम फिर से आ गए। अब वेक्टर का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो यही वो कौन सा रूल है जिससे हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन इंडियन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखते हैं कि वो कौन सा रूल है जिसके वजह से हम लोग दो वेक्टर को जोड़ पाते हैं, या बोला जाए कि वो रूल आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, है ना। तो वो दो रूल्स हैं। पहला रूल है, दो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीके हैं जिनको हम दो रूल्स बोलते हैं, और जिसकी मदद से हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। हालांकि ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अनुसार से हम उस रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो देयर आर टू रूल्स या लॉ, देयर आर टू लॉज ऑफ addition of two vector। पहला है पैरेललोग्राम। लॉ या रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। या एक तरीका और है वेक्टर को जोड़ने का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों रूल्स पूरे मैथमेटिकल यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने में, मतलब इसी के वजह से हम लोग जोड़ सकते हैं, और कोई दूसरा लॉ नहीं, और कोई अल्टरनेटिव रूल्स नहीं है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल। हालांकि दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग है। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये आपने नहीं सीखा तो फिर आगे के चैप्टर्स में जहां भी वेक्टर आएंगे वहां पर आप दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ नहीं पाइएगा, तो आप वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों इसको साथ साथ करें। सीखना है तो पेन और पेपर कॉपी लेके बैठे और साथ साथ इसको अपना नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करें, तभी आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तभी आप सीख पाइएगा। देख करके आप सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम वेक्टर्स लॉ को, पैरेललोग्राम रूल कैसे यूज करते हैं। तो एडिशन है दो वेक्टर का। पहला है पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, आपके पास दो वेक्टर दिए हुए। मान लेते हैं कि ये आपका कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ए मान लेते हैं और एक फोर्स बी मान लेते हैं। वेक्टर बी है, एक वेक्टर। फोर्स को हम एफ से ना दिखा करके ए और बी से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर्स, ये दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स ए है, एक फोर्स बी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी बी है। अब इन दोनों पर अगर कितना फोर्स लग रहा है तो हम लोग अलजेब्रा के रूल से नहीं निकाल पाते हैं। तो एक स्पेशल रूल हम लोगों ने डेवलप किया है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाना है ना। तो बना लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर ए ले लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ
वेक्टर ए होगा और दूसरा वेक्टर बी लेना है। जितना एंगल यहां पर बन रहा है उतना ही एंगल लेते हुए यहां पर दूसरा वेक्टर बी बना देना है। तो ये वेक्टर बी बन गया, इसके बीच का ये एंगल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना है। तो इसका ऐसा हो जाएगा, बन गया पैरेललोग्राम, है ना। अब क्या करना है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इन दोनों को जोड़े तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, है ना, टोटल फोर्स क्या मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर फोर्स है तो फोर्स को ही जोड़ सकते हैं क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ते हैं। फोर्स को मास के साथ नहीं जोड़ सकते। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम जोड़ रहे हैं। अब पैरेललोग्राम रूल के अनुसार से ये जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, तो बोलता है पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि इसके कॉमन टेल से, जहां से ये दोनों वेक्टर कॉमन टेल है या इसका इन दोनों वेक्टर का, इन कॉमन टेल से इधर एक डायगोनल की तरफ डायगोनल खींचना है, डायगोनल बनाना है। तो डायगोनल ये हो गया हमारा डायगोनल। तो ये जो लेंथ है डायगोनल का यही दोनों वेक्टर के जोड़ के बराबर है। यानी वेक्टर आर जो यहां पर होगा, रिजल्टेंट जिसको बोल रहे हैं, ये इसको नेट भी बोलते हैं हम लोग। तो जो रिजल्टेंट है आर, मतलब ये वेक्टर आर और वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम है। यानी ये जो आर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम के बराबर है। तो पैरेलल, तो आपका ये जो अगर आप आर निकाल लेते हो तो आपने इन दोनों वेक्टर का सम कर दिया, मतलब रिजल्टेंट पता चल गया। यानी आपको पता चल गया कि नेट फोर्स इस पर क्या लगने वाला है ना। तो क्या करना है, पहले दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम तैयार करना है। ध्यान देना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, जो एंगल है वो एंगल होना चाहिए। तो उसके लिए आप पैरेलली डिस्प्लेस करके इसके टेल पर इसके टेल को रख देना है। ध्यान रखना है दोनों का टेल एक ही जगह पर कोइंसाइड होना चाहिए। तो इस वेक्टर का टेल यहाँ है, इस वेक्टर का टेल यहाँ कोइंसाइड हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हुए यहां से एक डायगोनल खींचना है। इस वाले पॉइंट से एक डायगोनल खींचेंगे और जो डायगोनल का लेंथ होगा वही लेंथ इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, कंप्लीट a parallelogram with the help of two vectors as a adjacent side of a parallelogram and the draw a diagonal from a common point, है ना। कॉमन पॉइंट से, कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचना है और द लेंथ ऑफ डायगोनल विल गिव यू द नेट फोर्स है तो फोर्स देगा आपको, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल वेक्टर आर बराबर यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये रूल लिख सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन complete a parallelogram draw a parallelogram with the two vector as two vector as a adjacent side of
parallelogram adjacent side of parallelogram and draw a diagonal from the common tail. The length of diagonal is the resultant of two वेक्टर। जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगा वो दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम रूल हो गया। अभी लेंथ ऑफ डायगोनल जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, है ना। यानी आपको ए प्लस बी पता करना है, नेट फोर्स पता करना है, इस पर नेट वेक्टर पता करना है, तो आपको आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। अब आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखेंगे आर का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इसको नोट करना है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम इसको मिटा करके आपको दिखाते हैं कैसे आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू निकालना मतलब टोटल वेक्टर निकालना। वेक्टर ये कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, कोई दो वेक्टर ए और बी है और इन दोनों को जोड़ना है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाना है। और जब पैरेललोग्राम बन जाए तो इनके कॉमन टेल से क्या करना है, कॉमन टेल से डायगोनल खींचना है। ये डायगोनल, दो डायगोनल हो गए, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो इनके कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचना है और इस डायगोनल का जो लेंथ होगा वही इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। मतलब आपका रिजल्टेंट पता चल जाएगा। रिजल्टेंट मतलब क्या, दोनों के नेट सम के बराबर। नेट वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं, या टोटल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर फोर्स है तो नेट फोर्स बोलेंगे, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यानी इन दोनों के बराबर कितना फोर्स लग रहा है। अगर हमने इस पर फोर्स लगाया है तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से इस वेक्टर को थोड़ा आगे खींच देते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसी के सीधे में, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है और ये पॉइंट T है, मान लेते हैं। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये आगे की तरफ वाली लाइन है, तो ये और ये एंगल बराबर होना चाहिए। किस रूल से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको अगर एक तीसरा लाइन काटता हो तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, संगत कोण कहलाते हैं, और ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर गौर किया जाए, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, QTS एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी वो करने वाले क्या है, लेंथ कैसे पता चलेगा, वो क्यों हमको पता करना है। तो हमने जानबूझ करके यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचा ताकि ये पूरा ट्रायंगल QTO एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। फायदा क्या होगा उससे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी कि ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये बेस हो जाएगा यहां से यहाँ पूरा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस OQ का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, ST और QT का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम ST का वैल्यू निकाल लिए तो हम पूरा OT का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि OS तक का वैल्यू हमको पता है। A का मैग्नीट्यूड यहाँ पर A मान रखें। ठीक है, A का मैग्नीट्यूड मेरे लिए यहाँ पर, A का मैग्नीट्यूड मेरे लिए यहाँ पर A है और B का मैग्नीट्यूड P मान रखें। ठीक है, जब आप ओरिजिनल सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो उसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है,
फिलहाल नहीं मालूम है तो हम ए को ए मान लिया मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बी मान रखे हैं। तो यहां तक का मैग्नीट्यूड ए हो गया, यहां तक का मैग्नीट्यूड बी हो गया। तो अब हम ये वाला पता करना चाहते हैं एस टी और क्यू टी। बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल क्यू टी एस ले लें, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू टी एस, तो हम कह सकते हैं इसमें कि कॉस थीटा अगर हम इसमें लगाए, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो एस टी अपॉन क्यू एस हो जाएगा, एस टी अपॉन क्यू एस। हमको क्या चाहिए, एस टी चाहिए, तो हम एस टी यहां से लिख सकते हैं एस टी बराबर क्यू एस इंटू कॉस थीटा। और क्यू एस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्यू एस बी वेक्टर बी के बराबर है, ये पैरेलल है तो ये भी वेक्टर बी होगा और इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर मान रखें। तो हम यहाँ पर क्यू एस की जगह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे बी कॉस थीटा, यानी एस टी हमको पता चल गया ये है बी कॉस थीटा, है ना। अब सिमिलरली हम लोग क्यू टी का वैल्यू निकाल लें, तो क्यू टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्यू टी नहीं मालूम, ये एंगल पता है और ये साइड पता है। तो अगर हम साइन थीटा लगाएं इसमें, अगर हम साइन थीटा लगा लें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्यू टी अपॉन क्यू एस। तो क्यू टी कितना हो जाएगा, क्यू एस इंटू साइन थीटा। क्यू एस कितना है, क्यू एस बी के बराबर है, तो हो जाएगा ये बी साइन थीटा क्यू टी, ठीक है। तो ये पता चल गया हमको कि ये है बी साइन थीटा। चलो इतना पता चल गया, अब आगे का काम आसान है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यू टी ओ में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग रिजल्टेंट निकालने वाले हैं, मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ट्रायंगल क्यू टी ओ में जाना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू टी ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो होगा क्यू टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, यही होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ क्यू टी का वैल्यू पुट करें तो क्यू टी क्या होगा, क्यू टी हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ टी, यहाँ पर ओ एस प्लस एस टी के बराबर है। ओ एस का वैल्यू ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड ए, और एस टी का वैल्यू बी कॉस थीटा है का स्क्वायर। देखो ओटी कैसे लिखे, तो ओटी यहां से यहां तक का लंबाई, ठीक है। ओटी को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ओ एस प्लस एस टी। ओ एस ए के बराबर है मेरा और एस टी बी कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा को स्क्वायर कर देना है। अब इसको सॉल्व करना है। ओ क्यू मेरा क्या है, ओ क्यू मेरा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, यानी हम वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर मान लेते हैं आर के बराबर, ठीक है, आर के बराबर। हम आर का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, आर का स्क्वायर बराबर क्यू टी, यहाँ पर बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी मान करके इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो बी स्क्वायर साइन थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले, तो आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर। अब ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। तो हम यहां से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग।
आर का वैल्यू यहां से आ जाएगा आर बराबर स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही है रिजल्टेंट, पता चल गया। तो किसी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ गौर से ध्यान दो तो रिजल्टेंट जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो एक तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो यही रीजन है कि दो वेक्टर को हम लोग अलजेब्रा के मेथड से नहीं जोड़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में जो एंगल थीटा से इंक्लाइन है उस एंगल पर भी डिपेंड करता है, जबकि अलजेब्रा में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, थीटा बीटा लोग लेते नहीं। तो यही रीजन है कि हम वहां पर सिंपल अलजेब्रा के रूल के मदद से दो वेक्टर को नहीं जोड़ पाते हैं। तो इसलिए हमने स्पेशल रूल इस रूल को देखा, इन्हें खोजा गया जो एग्जैक्टली इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर आता है। ठीक है, यानी वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर है या इसको नेट वेक्टर बोलो, जो दो वेक्टर का सम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ये एंगल रिजल्टेंट चूंकि ये वेक्टर ये भी एक वेक्टर है ना, इन दोनों के सम के बराबर एक तीसरा वेक्टर आर मिल रहा है, एक तीसरा वेक्टर आर मिल रहा है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। तो जब ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, इसका लेंथ जो होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर आर का, यानी दोनों के सम के बराबर। अब ये एंगल इसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन लेने के लिए हम या तो ए से डायरेक्शन ले सकते हैं या तो बी से डायरेक्शन लेते हैं। तो फिलहाल हम ए से डायरेक्शन लेते हैं, तो अल्फा लिखा है, अल्फा मान लेते हैं वेक्टर आर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम इसका डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं कि ए के साथ कितना इंक्लाइन है। अल्फा का वैल्यू अगर निकल जाए तो पता चल जाएगा कि कितना एंगल बना रहा है वेक्टर ए से। तो इसके लिए सिंपल हम tan अल्फा लगाएंगे। tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया, तो ये हो गया वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर आर का ए के साथ डायरेक्शन मतलब अल्फा। अगर बी के साथ पूछा तो एक चीज कर सकते हैं, थीटा में अल्फा को माइनस कर दो, मान लेते हैं बीटा एंगल बनाते हैं। तो बीटा क्या होगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो बीटा निकल जाएगा, थीटा पता है तो अल्फा घटा दो तो बीटा आ जाएगा। या डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना चाहते हो तो tan बीटा निकालना पड़ेगा। tan बीटा कैसे निकलेगा, तो बच्चों यहाँ गौर करो, जब हम अल्फा निकाल रहे हैं और का ए के साथ एंगल, तो यहाँ ए के साथ एंगल बन रहा है ना, ए के साथ एंगल ले रहे हैं, लेकिन हम शुरू कहां से कर रहे हैं, बी से। तो अगर हम बी से एंगल ले तो हम शुरू कहां से करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे तो लिखेंगे ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ये बीटा। तो ये एंगल अल्फा और बीटा डिपेंड करता है कि किससे एंगल लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अल्फा और बीटा दोनों के साथ सेम ही होगा, दोनों के साथ अलग अलग होगा। वेक्टर ए से कुछ अलग एंगल से इंक्लाइन है और बी वेक्टर बी से, बीटा जो है वेक्टर बी से कुछ अलग एंगल से इंक्लाइन है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल हम निकाल रहे हैं, ए के साथ निकाल रहे हैं या बी के साथ वाला निकाल रहे हैं। तो अगर ए के साथ वाला निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा ए को छोड़ते हुए बी से शुरू करना है, बी साइन थीटा अपॉन बी के अपोजिट ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर बी से ले रहे हैं एंगल बीटा, tan बीटा क्या होगा, बी का अपोजिट ए, तो ए से शुरू करेंगे ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। इसको ये हम डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, ए को बी के पास रखना पड़ेगा, बी को ए के पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो यहाँ ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ ए साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। यही आने वाला है, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करके बता रहे हैं आपको कि आप जब ए से एंगल ले रहे हो
तो अल्फा कैसे लेना है, अगर बी से एंगल ले रहे हो तो बीटा कैसे लेना है। तो जस्ट यही सोचना है कि ए के अपोजिट बी है तो बी से शुरू करना है, और बी के अपोजिट बीटा ले रहे हैं बी के साथ, तो बी के अपोजिट ए है तो एक से शुरू करना है, ए साइन थीटा बटा ए के अपोजिट बी प्लस ए कॉस थीटा। बस काम खत्म हो जाएगा इतना, ठीक है। अब कुछ इसका स्पेशल रूल पर ध्यान देते हैं, कुछ स्पेशल रूल है ना। तो मेरे पास अब ये फॉर्मूला आ गया दो वेक्टर को जोड़ने का, एक तो रिजल्टेंट है एक एंगल, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं बगल में, और इसके मदद से हम कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला बाई हार्ट याद कर लेना है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट, अगर एक वेक्टर ए हो एक वेक्टर बी हो तो रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर अल्फा एंगल ए के साथ बना रहे तो बी से शुरू करेंगे, बी साइन थीटा अपॉन बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, या बीटा निकाल रहे हैं बी के साथ तो ए से शुरू करेंगे, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर स्पेशल केस की बात करें, केस स्पेशल केस ले रहे हैं हम लोग, स्पेशल केस जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे बहुत आराम से। और अगर ये ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, पूरा वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं स्पेशल केस में, पहला केस में हम थीटा 0 ले लेते हैं। थीटा 0 का मतलब क्या होगा कि अब दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया, यानी कि एक ब्लॉक है, इस पर दो फोर्स लग रहा है, अगर एक ये लग रहा है एक बी लग रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है या बराबर हो सकता है, अगर बराबर होगा तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ये पैरेलल वेक्टर होगा। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में देख रखा। तो चलिए इसको सॉल्व करें। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री, है ना। और कॉस 0 1 होता है तो ये पूरा 2ab के बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, आर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ से रूट से हट जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा। तो क्या हम इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस में होगा तब भी स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, और माइनस में है तब भी स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, है कि नहीं। तो लेकिन बच्चों ध्यान दो, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सम या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम निकाल रहे हो तो नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। याद कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर डज नॉट नेगेटिव, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। अगर -3i भी लिखा हुआ है तो इसका अगर हम मॉड लगा दे तो ये 3 के बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट होगा, ठीक है। इसलिए हम मॉड लगाते हैं, मॉड मतलब किसी भी चीज को रख दो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब ये आ गया आर ए प्लस बी। अब सोचो रिजल्टेंट किधर होगा, इसका अल्फा वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा। तो ऐसे ही देख सकते हैं ना, ए और बी इस डायरेक्शन में है तो इधर ही रिजल्टेंट होगा, तब ये निकाल लेते हैं हम लोग tan अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ए के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो बी से शुरू करेंगे, बी साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 0 है तो 0 पुट कर देंगे अपॉन ए प्लस बी कॉस 0। तो बच्चों ए साइन 0 0 होता है तो 0 बटा ए प्लस बी कॉस 0 का, तो 0 में ए प्लस बी से भाग लगाओ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी अल्फा बी साइन थीटा मतलब ए से 0 एंगल बनाएगा, यानी इसका रिजल्टेंट इधर ही होगा और बी से 0 एंगल बनाएगा तो ए से भी 0 एंगल बनाएगा, ठीक है। tan अल्फा ए के साथ एंगल है तो अगर ये ए से 0 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट इसका एंगल,
तो बी के साथ बी कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ए और बी आपस में क्या है पैरेलल है। मतलब रिजल्टेंट ए और बी आपस में क्या है पैरेलल है। तो जब भी बच्चों अगर इस तरह का सवाल आए कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहा है यानी पैरेलल है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ए प्लस बी करेंगे, ठीक है, और रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्पेशल केस में केस नंबर 2 है, जहां थीटा बराबर 90 डिग्री ले। मतलब इसका क्या है, ग्राफिकली समझो, एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो पैरेललोग्राम यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, और इसका डायगोनल जो इधर होगा, इस डायगोनल का लेंथ जो होगा और वही आर क्या होगा, तो ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लो, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थीटा की जगह हम लोग लेंगे कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए एंगल अल्फा लेते हैं टैन ए के साथ, तो टैन अल्फा कितना आ जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा ए का अपोजिट बी, तो बी साइन थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है, अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, साइन 91 तो बी इंटू 1 बी, और a प्लस बी कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो थी, जीरो थी, जीरो हो जाएगा, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा b अपॉन ए। या तुम यहां से भी देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर है तो टैन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर b है और बेस a है, तो टैन अल्फा बराबर b बाई ए ही आएगा ना। तो इतना कुछ नहीं करना फॉर्मूला अल्फा निकालने के लिए, सीधा टैन अल्फा यहां से b बाई ए निकाल देना है, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अगर यहां से बीटा निकालने बोलता तो आसान है, ये 90 डिग्री है तो बीटा बराबर हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, यानी 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये हो गया, काम खत्म। या टैन बीटा फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाना है, बीटा लिखो, तो अब यहां से बीटा इधर, बीटा इधर, तो इधर से देखोगे तो ये 90 डिग्री, ये बीटा, तो टैन बीटा पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर अब ए हो जाएगा, बेस बी हो जाएगा, तो जहां बी बाई ए आ रहा था अब ए बाई बी आएगा, तो टैन बीटा यहाँ पर क्या आएगा, टैन बीटा आएगा ए बाई बी। यहां से भी सेम बीटा का वैल्यू ये जो आ रहा है वही यहां से टैन बीटा का वैल्यू है, ठीक है। दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हम लोग देखते हैं, जब एंटी पैरेलल हो यानी थीटा 180 डिग्री हो जाए। केस नंबर 3, जब थीटा 180 डिग्री हो जाए। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो कोई ब्लॉक है, इसमें एक फोर्स ए इधर लग रहा हो और ये फोर्स बी इधर लग रहा हो, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, है कि। अब इसका रिजल्टेंट निकालो तो आर बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, थीटा की जगह लिखेंगे 180 डिग्री, अंडर कॉस 180 माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस बी का स्क्वायर, और आर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ए माइनस बी प्लस, लेंगे माइनस तो लेंगे नहीं मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर बच्चों मॉड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे बताते हैं। हो सकता है कि ए छोटा हो बी से, अगर ए बी से बड़ा है तो कोई बात नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर ए छोटा हो गया बी से तो ए माइनस बी नेगेटिव आएगा और रिजल्टेंट नेगेटिव आ जाएगा, और रिजल्टेंट नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम इसको मॉड में लगाते हैं।
अब यहां से एक बात और समझना कि अगर मान लो ए बड़ा रहा बी से, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? ए की तरफ, है ना? या तो ब्लॉक इधर जाएगा या तो ब्लॉक इधर जाएगा। तो अगर ए बड़ा रहा बी से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ए माइनस बी के बराबर होगा। उस समय रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी के बराबर। अगर ए छोटा हो गया, यानी ये बी बड़ा हो गया ए से, तो क्या होगा? ये बड़ा फोर्स, ये छोटा फोर्स, तो ये खींच कर इधर लेके जाएगा, तो रिजल्टेंट उस समय किधर होगा? इधर लगेगा। कब? जब बी बड़ा होगा ए से, तब उस समय रिजल्टेंट आर क्या लिखेंगे? बी माइनस ए लिखेंगे। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट यहां पर ध्यान रखेंगे, खास करके जब थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है। अगर मान लो ए और बी बराबर हो गया, ए बराबर बी हो गया, तो क्या होगा? तो ए माइनस बी 0, तो रिजल्टेंट उस समय क्या हो जाएगा? 0, यानी ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता रहेगा, है ना? तो ये हो गया आपका स्पेशल केस। ठीक है। तो पैरेललोग्राम फिनिश हो गया। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा हम लोग को, है कि नहीं? इस पर थोड़ा सा हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए दो वेक्टर को जोड़ने का। तो मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 8 and 6 यूनिट। मान लेते दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 और 6 है। तो बताना है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कब when angle between them is 0 degree, B 60 degree, C 90 degree, D 120 degree, E 180 degree। ठीक है। इतना अगर हम कर लेते हैं तो बेसिक एप्लीकेशन हम सीख जाएंगे। ठीक है। तो बोलते हैं दो वेक्टर है 8 और 6 यूनिट का। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 8 यूनिट है और बी का मान लेते हैं वेक्टर बी का 6 यूनिट है ना। तो भी फिलहाल थीटा 0 ले रहे हैं, तो ये ए और बी वेक्टर एक ही तरफ हो जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही तरफ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक तरफ है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? सीधा ए और बी का मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है। तो अगर हम वेक्टर आर निकाले, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ले, यानी मॉड ए प्लस ले बी ले, तो क्या आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा यहाँ 0 है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आर का जो रिजल्टेंट होगा, का जो मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। तो 8 प्लस 6 कर ले, कितना हो जाएगा? 14 यूनिट, है ना, 14 यूनिट। बी क्वेश्चन नंबर बी में अगर एंगल 60 डिग्री ले लिया हम लोग, तो क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से, और ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल का लेंथ वेक्टर आर के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर। ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में
फॉर्मूला यही लगेगा। अब रिजल्टेड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह 6 का स्क्वायर, 2 ए की जगह 8, बी की जगह 6, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये हो जाएगा 64 प्लस 36 प्लस 2 48 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 70 30 100 148 का रूट कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 से गुना करें 2 से 14, 4 गुना 74। इसको और लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 37 यूनिट, इसका रिजल्टेंट आएगा, है ना। अब अगर एंगल निकालना हो, मान लो एंगल अल्फा निकालना हो, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा किसके साथ, ए के साथ। तो बी से शुरू करेंगे हम लोग, रहेगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी हो गया 6 यूनिट साइन 60 डिग्री अपॉन ए हो गया 8 प्लस बी हो गया 6 कॉस 60 डिग्री। 6 साइन 60 रूट 3/2 अपॉन 8 प्लस 6 कॉस 60 1/2। 2 से कट गया 3, 2 से कट गया 3, ऊपर हो गया 3 रूट 3 और नीचे हो गया 8 और 3 11। तो अल्फा क्या हो जाएगा यहां से, अल्फा तो हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू, ये अल्फा निकाले, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3 रूट 3 अपॉन 11। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू। ठीक है, बीटा निकालो तो बीटा भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा 90 डिग्री अगर हम ले लें, अगर थीटा 90 60 होगा, थीटा 90 हो तो क्या होगा, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब दोनों का पैरेललोग्राम बना लो इससे, और इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर। तो आर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया एंगल थीटा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए हो गया 8 का स्क्वायर, बी हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, 64 और 36 100, इसका रूट आएगा 10 यूनिट। tan अल्फा निकाल लेते हैं, tan अल्फा क्योंकि परपेंडिकुलर है, हमको फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है इसमें, है ना। ये एंगल अल्फा अगर है तो tan अल्फा इसमें लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर अगर ये 8 है ये तो 6 हो जाएगा, तो 6/8 ये 6 यूनिट है और ये 8 यूनिट है। ठीक है,
6/8, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4, तो 3/4 तो 37 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 जो कि 37 डिग्री के बराबर। ये वाला रिलेशन याद रखेंगे, 3 4 5, ये एंगल 37 होगा, ये एंगल 53 होगा। तो tan 37 कितना होगा, 3/4, यही आ रहा है ना। ठीक है, तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो अब अगर एंगल 120 डिग्री हुआ तो क्या होगा रिजल्ट। अगर थीटा 120 डिग्री होगा तो मान लो वेक्टर 120 डिग्री होगा तो क्या होगा, वेक्टर ये इधर हो जाएगा और इससे 120 डिग्री ये वेक्टर बी हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम बनाना होगा ऐसा ऐसा है ना, और यहाँ से एक डायगोनल लेना होगा। ये डायगोनल की लंबाई r जो होगा वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर होगा। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, r बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos